नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। आज की कहानी सिर्फ किसी एक वर्ग की नाराजगी की कहानी नहीं है। यह उस बहस की कहानी है जो भारत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दशकों से चली आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सदियों से चली आ रही सामाजिक और ऐतिहासिक असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी है, तो दूसरी तरफ ऐसे छात्र और युवा हैं जिन्हें लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में आर्थिक स्थिति और व्यक्ति की वास्तविक जरूरत को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। यानी किसी की कुछ सोच है, किसी की कुछ सोच। इसी टकराव के बीच आरक्षण आज भी भारत के सबसे संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में से एक बना हुआ है। अब आज के सीधी बात के एपिसोड में हम इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे और आज इस टॉपिक पे शो बनाने की या फिर आप तक ये न्यूज पहुंचाने की जरूरत क्यों है, उसमें बात करेंगे। इसी बहस ने एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर दस्तक दी है। रविवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर करीब 300 लोगों के जुटने की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जांच करें और सरकारी सहायता तथा अफसरों को आर्थिक जरूरत से भी जोड़ा जाए। उनके मुताबिक समय के साथ समाज और अर्थव्यवस्था बदल चुकी है, इसलिए नीतियां यानी कि जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, नीतियों का मूल्यांकन भी बदलती परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा तर्क था कि गरीबी किसी एक जाति की पहचान नहीं है। आर्थिक परेशानी समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में उनका सवाल है कि सरकारी सहायता, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में आर्थिक स्थिति को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है या नहीं। उनके अनुसार अगर किसी परिवार के पास शिक्षा, कोचिंग संसाधन और बेहतर अवसरों की कमी है तो उसकी आर्थिक कमजोरी को भी नीति निर्माण में गंभीरता से देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी पूरे मुद्दे को समझने के लिए केवल सड़क पर लगे नारों और प्रदर्शन की तस्वीरों को देखना काफी नहीं होगा। इसके पीछे भारत के संविधान, सामाजिक न्याय, समान अवसर, प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक भेदभाव से जुड़ा बेहद जटिल सवाल मौजूद है। यही वजह है कि आरक्षण पर होने वाली हर बहस बेहद संवेदनशील हो जाती है। यहां केवल यह सवाल नहीं है कि किसे कितनी सीट मिलेगी, बल्कि यह सवाल भी है कि समाज में अवसरों का वितरण किस तरह किया जाए। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को केवल आर्थिक गरीबी के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उनके मुताबिक जातिगत भेदभाव का असर सिर्फ किसी व्यक्ति की आय तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और प्रतिनिधित्व तक इसका प्रभाव रहा है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के कई युवा सवाल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी मदद केवल उसकी सामाजिक श्रेणी के आधार पर क्यों तय हो। यही सवाल इस पूरी बहस को और जटिल बना देता है। यही सवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में जुटे प्रदर्शनकारियों के बीच भी सुनाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे आरक्षण की पूरी तरह विरोध में होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि व्यवस्था में व्यवहारिक सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों की वास्तव में सहायता की जरूरत है, उनकी पहचान ज्यादा प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। साथ ही नीति का लाभ उन परिवारों तक भी पहुंचना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग या फिर एक तरीके से कहें एक ग्रुप ऑफ पीपल ये भी कह रहा है कि सरकार को समय समय पर यह देखना चाहिए कि जिन लोगों को नीतिगत लाभ मिल रहा है, यानी कि नीति के तहत लाभ मिल रहा है, क्या वे अभी भी उसी स्तर की जरूरत में हैं या नहीं। उनका सवाल है कि अगर किसी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कई पीढ़ियों में काफी बेहतर हो चुकी है तो क्या उसकी पात्रता और जरूरत को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए या नहीं। यही सवाल आरक्षण में क्रीमी लेयर और लाभ के वास्तविक वितरण को लेकर बहस को जन्म देता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आरक्षण भारत में केवल गरीबी हटाने की योजना के रूप में नहीं आया था। इसका संबंध सामाजिक था,
प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक भेदभाव जैसे मुद्दों से रहा है। इसलिए आरक्षण को केवल आर्थिक सहायता की व्यवस्था के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता। अगर किसी समुदाय को लंबे समय तक संसाधनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उस स्थिति को केवल परिवार की आय देखकर समझना संभव नहीं हो सकता किसी भी हाल में। यही वजह है कि आरक्षण पर बहस में दो अलग अलग दृष्टिकोण अक्सर आमने सामने दिखाई देते हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है कि सामाजिक पहचान और ऐतिहासिक वंचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा दृष्टिकोण पूछता है कि वर्तमान समय में नीतियों को व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ज्यादा लक्षित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के सवाल अलग हैं, लेकिन दोनों के पीछे अवसर और न्याय को लेकर चिंता मौजूद है। दिल्ली के इस प्रदर्शन में यूजीसी से जुड़े फ्रेमवर्क और SC/ST अत्याचार निवारण कानून की समीक्षा की मांग भी उठाई गई। सारे प्रोटेस्टर्स का तर्क था कि कानून और नीतियों की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि उनका इस्तेमाल न्याय और सुरक्षा के उद्देश्य से हो तथा किसी भी तरह के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। हालांकि ऐसे दावों पर बहस करते समय यह जरूरी है कि आरोप और तथ्य अलग अलग रखे जाएं और किसी भी कानून को लेकर निष्कर्ष प्रमाणों का आधार पर उन्हें निकाला भी जाए। इन मांगों को लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक समूहों के विचार स्वाभाविक रूप से अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी कानून या नीति की समीक्षा की मांग को सीधे तौर पर उसके विरोध के बराबर नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में समीक्षा का अर्थ, या यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यवस्था को समय और परिस्थितियों के मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। सवाल यह है कि समीक्षा किस उद्देश्य से होती है और उसमें किन लोगों की आवाज शामिल हो जाती है। लेकिन कनॉट प्लेस का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्टों के मुताबिक प्रोटेस्टर्स के पास पूर्व अनुमति नहीं थी, यानी कि एडवांस में परमिशन नहीं थी, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस घटना ने आंदोलन के मुद्दे से अलग एक क्या ही बोलूं मैं, कंट्रोवर्शियल और प्रशासनिक सवाल भी खड़ा कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर प्रदर्शन की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लोकतंत्र में अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए तय नियमों और अनुमति की प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। वो लॉ है, क्योंकि किसी आंदोलन का उद्देश्य चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर उसके तरीके से आम लोगों को परेशानी होती है या कानून व्यवस्था प्रभावित होता है, तो विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए अधिकार और जिम्मेदारी दोनों के साथ लेकर चलन जरूरी है। यह भी बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर सक्रिय आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम के पेज से जुड़े अभियान का हिस्सा है। इस पेज के लाखों फॉलोअर्स होने का दावा किया जाता है। अगर यह दावा सही है तो इससे इतना जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझ आ जाती है कि आरक्षण को लेकर चल रही बहस अब केवल सड़क या राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं। सोशल मीडिया ने युवाओं को अपनी बात रखने, अभियान चलाने और समान विचार रखने वाले लोगों को जुड़ाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए एक नया माध्यम दे दिया है, एक नया मीडियम दे दिया है। 2 दिन पहले जंतर मंतर पर भी इसी अभियान से जुड़े प्रदर्शन की बात सामने आई, जहां कई लोगों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। वहीं दूसरी ओर इसी बैनर के तहत रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए पुलिस से लिखित अनुमति लिए जाने और सीमित संख्या में लोगों को जुटाने की मंजूरी मिलने की बात भी सामने आई। इससे पता चलता है कि किसी आंदोलन के लिए प्रशासनिक अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी आंदोलन के भीतर भी अलग अलग तरीकों से अपनी बातें रखने की कोशिश दिखाई दे रही है। कहीं बिना अनुमति प्रदर्शन हुआ तो कहीं अनुमति लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह अंतर इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र आंदोलन की विश्वसनीयता
उसके मुद्दे के साथ साथ उसके तरीके से भी जुड़ी होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंदोलन तथ्य, अनुशासन और शांतिपूर्ण प्रक्रिया से होता तो उसकी बात व्यापक समाज तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचती। अब आते हैं उस भावनात्मक सवाल पर जो इस बहस में केंद्र बना हुआ है। कई सामान्य वर्ग के छात्र और युवा महसूस करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए मुकाबला बेहद कठिन होता जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने भी वर्षों तक पढ़ाई की, परिवार ने आर्थिक संसाधन लगाए और उन्होंने अपने भविष्य के लिए मेहनत की, लेकिन चयन प्रक्रिया में अलग अलग श्रेणियों और कट ऑफ के कारण उन्हें अवसरों में असमानता महसूस होती है। किसी भी छात्र के लिए परीक्षा का परिणाम केवल एक नंबर नहीं होता। उसके पीछे कई वर्षों की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें, आर्थिक खर्चे, मानसिक दबाव और भविष्य के सपने जुड़े होते हैं। जब कोई छात्र लंबे समय तक मेहनत करने के बाद चयन से बाहर हो जाता है तो उसके भीतर निराशा और गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। इस भावना को नजरअंदाज करने के बजाय समझना जरूरी है कि उसके पीछे कौन कौन से वास्तविक अनुभव और परिस्थितियां मौजूद हैं। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि किसी एक छात्र की निराशा को पूरे समुदाय के खिलाफ एक निष्कर्ष में बदलना उचित नहीं होगा। आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्रों की सफलता भी केवल किसी व्यवस्था की वजह से नहीं होती। उन्हें भी परीक्षाओं, पढ़ाई, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसलिए बहस को इस दिशा में ले जाना कि कौन सा छात्र मेहनती है और कौन कम मेहनती है, समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। यही वह जगह है जहां बहस को भावनाओं से आगे ले जाने की जरूरत है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन सा छात्र बेहतर है और कौन कमजोर। असली सवाल यह होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को वास्तविक अवसर मिले और आर्थिक या अन्य परिस्थितियों से परेशान छात्रों को भी पर्याप्त सहायता उपलब्ध की जाए। न्याय की बहस तभी सार्थक होती है या तभी सार्थक होगी जब उसमें अलग अलग तरह की वंचना को समझना की क्षमता हो, अंडरस्टैंडिंग हो। क्या इसके लिए आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या एक वैध लोकतांत्रिक सवाल है? लेकिन समीक्षा का अर्थ किसी समुदाय के अधिकारों को अचानक समाप्त करना कभी नहीं होना चाहिए। समीक्षा का अर्थ यानी कि उसका मतलब आंकड़ों, सामाजिक स्थिति, प्रतिनिधित्व और वास्तविक लाभार्थियों का आधार पर नीति का मूल्यांकन भी हो सकता है। किसी भी नीति को बदलने से पहले यह देखना जरूरी है कि वर्तमान व्यवस्था में क्या परिणाम दिए हैं और उसने सिचुएशन को कैसे बदला है, बदलाव के संभावित प्रभाव क्या होंगे। आज जरूरत शायद ऐसी बहस की है जिसमें नारे कम और आंकड़े ज्यादा हों। कितने लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, किन समुदाय और क्षेत्रों तक इसका लाभ पहुंच रहा है, किन वर्गों में अभी भी वास्तविक सामाजिक पिछड़ापन मौजूद है, किन राज्यों और क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसर कम हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मौजूदा व्यवस्था में क्या अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है। इन सवालों के जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वसनीय डेटा से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नीति को दशकों तक चलाया जा रहा है तो उसकी प्रभावशीलता को मापना भी जरूरी है कि क्या वो सही काम कर रहा है, क्या वो नेगेटिव काम कर रहा है, क्या उसमें चेंजेस की जरूरत है। किसी भी सार्वजनिक नीति को सिर्फ इसलिए स्थायी नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वह लंबे समय से चली आ रही है। समय के साथ समाज बदलता है, शिक्षा का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था बदलती है और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए नीतियों की समीक्षा लोकतांत्रिक शासन का सामान्य हिस्सा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी जानना जरूरी है और उतना ही जरूरी है कि नीति की समीक्षा करते समय सामाजिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज ना किया जाए। सिर्फ आर्थिक आय देखकर किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का पूरा आकलन हमेशा संभव नहीं होता। भेदभाव, सामाजिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा तक पहुंच और अवसरों की असमानता, ये जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए आर्थिक आधार को मजबूत करने की मांग और सामाजिक पिछड़ेपन की वास्तविकता को एक दूसरे का विरोधी मानना जरूरी नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं कि यही कारण है कि आरक्षण की बहस इतनी आसान नहीं। इसे केवल मेरिट बनाम आरक्षण की लड़ाई बना देना वास्तविक समस्या का छोटा कर देना है। मतलब बहुत छोटा आप उसको रीजन दे रहे हो। असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि मेरिट को अफसरों के समान वितरण के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि अगर शुरुआती अवसर ही असमान हो तो केवल अंतिम परीक्षा के नंबरों के आधार पर पूरी सामाजिक तस्वीर समझना मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। मेरिट सिर्फ परीक्षा में मिले नंबरों का नाम नहीं है। किसी छात्र को किस स्कूल में पढ़ने का अवसर मिले, उसके पास कितने संसाधन थे, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके पास इंटरनेट था या नहीं, डिजिटल उपकरण थे या नहीं, उसे प्रतियोगी परीक्षा जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए कितना समय और मार्गदर्शन मिला, ये सभी चीजें उसकी परिस्थिति को, क्षमता को देखते हुए प्रभावित कर सकती है। इसलिए अफसरों की समानता को समझना भी बहुत जरूरी है। वही सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी यह सवाल पूछ सकता है, अगर उसके परिवार के पास महंगी कोचिंग, बेहतर स्कूल या निजी संसाधनों की सुविधा नहीं है तो केवल उसकी सामाजिक श्रेणी के कारण उसकी आर्थिक कठिनाइयों को पर्याप्त महत्व क्यों ना मिले? यह सवाल भी लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है और इसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि सवाल पूछने वाला सामान्य वर्ग ले आता है या सामान्य वर्ग से आता है। इसलिए आर्थिक आधार को मजबूत करने की मांग को गंभीरता से सुनना जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त या सस्ती कोचिंग, बेहतर सरकारी स्कूल, हॉस्टल, डिजिटल संसाधन और शिक्षा श्रेणी जैसे सुविधाओं को मजबूत किया जा सकता है। यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर सरकार शुरुआत से ही कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर देती तो प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतिम चरण में असमानता का दबाव भी कम किया जा सकता है। क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ सीटों के बंटवारे की नहीं है, असली लड़ाई अवसरों की शुरुआत से है। अगर किसी गरीब छात्र को बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके पास किताबें नहीं होंगी, डिजिटल संसाधन नहीं होंगे और उसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो परीक्षा के अंतिम चरण में केवल सीटों की व्यवस्था बदल देने से क्या समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी? शिक्षा की नींव मजबूत करना यह एक ज्यादा व्यापक समाधान हो सकता है। यही वजह है कि आरक्षण की बहस को शिक्षा व्यवस्था की बहस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधरेगी, कंडीशन सुधरेगी, डिजिटल संसाधन गांवों तक पहुंचेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो प्रतियोगिता का मैदान भी ज्यादा संतुलित दिख सकता है। तब सवाल केवल आरक्षण की सीटों का नहीं बल्कि सभी छात्रों की क्षमता को विकसित करना का होगा। अब सवाल राजनीति का भी है। आरक्षण भारत में एक बेहद संवेदनशील चुनावी मुद्दा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियां और सामाजिक आधार हैं वो लेके चलते हैं। इसलिए कई बार आरोप लगाया जाता है कि आरक्षण को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी ऐसे आरोप को प्रमाण और राजनीतिक नीतियों के ठोस विश्लेषण के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। हर राजनीतिक दल की नीति को केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं या वोट बैंक की राजनीति कहना भी सही नहीं होगा। सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दे वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों से पैदा होते हैं। इसी तरह हर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश कहना भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में अलग अलग वर्गों के अपने सवाल और चिंताएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन सवालों को तथ्य और संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर कैसे रखा जाता है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। जिन छात्रों और युवाओं की बात हो रही है वे केवल किसी जाति या वर्ग के प्रतिनिधि नहीं हैं, ये देश के आने वाली कार्यशक्ति है। उनका भविष्य जितना मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता भी उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए युवाओं की समस्याओं को केवल राजनीतिक नारे के रूप में देखना दूरगामी समाधान नहीं दे सकता।
सरकार और राजनीतिक दलों को युवाओं की बेचैनी को केवल चुनावी आंकड़ों से नहीं देखना चाहिए। चाहे कोई छात्र आरक्षण के पक्ष में हो, उसके मौजूदा स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए। उसकी चिंता को लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बनाना जरूरी है। युवाओं को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, उनके सवालों पर तथ्य रखे जाएंगे और नीतियों का मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज तथ्यों संवेदन यानी कि जो भी उनकी आवाज है और शांतिपूर्ण लोकतंत्र प्रक्रिया को वो दायरे में रह के करें। किसी भी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा, नफरत या सामान्यकरण इस बहस को समाधान से दूर ले जाएगा और आई थिंक यंगस्टर्स उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट में आएंगे, एक इमेज खराब जाएगी आपकी। अपनी मांग को मजबूत बनाने के लिए किसी दूसरे समुदाय को कमजोर साबित करना जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक आंदोलन की ताकत उसके तर्क में होती है, क्योंकि आरक्षण पर बहस का सबसे खतरनाक रूप यह है जब सामाजिक न्याय के नाम पर किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा होने लगे, यानी कि हेट्रेड पैदा होने लगे। भारत जैसे विविध देश में अधिकारों की बहस तभी सार्थक होगी जब उसमें एक समुदाय अपने अधिकारों की मांग करता है तो दूसरे समुदाय के अधिकारों और सम्मान को भी समान रूप से महत्व देना लोकतांत्रिक संस्कृति की बुनियादी शर्त है। अब सवाल उस मूल मांग पर वापस आता है, क्या आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? लोकतंत्र में इसका जवाब चर्चा, आंकड़ों और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से तय होना चाहिए, ना सड़क के दबाव से, ना ही राजनीतिक सुविधाओं से। अगर समीक्षा की जरूरत है तो उसके लिए स्पष्ट मानक बनाए जाएं और यह तय किया जाए कि बदलाव के किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर समीक्षा होती है तो उसमें यह देखा जा सकता है कि किन क्षेत्रों और समुदाय को अभी भी सहायता की ज्यादा जरूरत है, किन नीतियों ने अपेक्षित परिणाम दिए हैं, कितने पॉजिटिव रिप्लाईज दिए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, कहां लाभ का वितरण अभी भी असमान है, किन क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार की स्थिति कमजोर है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कौन से अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। ऐसी समीक्षा से बहस को भावनात्मक आरोपों से निकालकर नीतिगत चर्चा में बदला जा सकता है। इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। ये प्रक्रिया एक चलती रहेगी, लेकिन सवाल वही है, क्या यंगस्टर्स को, युवाओं को सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट की परमिशन है? अगर है तो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि जो पॉलिसीज पहले से चली आ रही हैं क्या वही सही है? क्या बदलते समय के साथ पॉलिसीज नहीं बदलनी चाहिए? क्या बदलते समय के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि युवा देश है, भारत इज अ यंग कंट्री, क्या उन पे भरोसा करके एक बार उनके साथ बैठ के बात करें, रादर देन हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाके हुड़दंग मचाएं। सरकार को भी समझना चाहिए, यंगस्टर्स को भी समझना चाहिए और आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, कौन से शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, उससे बहुत चीजें मैटर करती हैं। आशा करते हैं आज की सीधी बात के एपिसोड में आपको हमने वो तथ्य बताए हो जिस पे आपको अपनी सोच बनानी है। आपको किस डायरेक्शन में सोचना है? क्या आरक्षण सही है? क्या यंगस्टर्स सही है? क्या पब्लिक प्लेसेस पे प्रोटेस्ट करके आम जीवन, आम जनता को परेशानी देना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आरक्षण को लेके या करंट सिचुएशन को लेके आप क्या राय रखते हैं। कोशिश करूंगा अगले सीधे बात के एपिसोड पे आपके कमेंट्स के आधार पर एक नया एपिसोड लेके आऊं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।